हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनका जो साइंस का पेपर होने वाला है उसका एक मॉडल पेपर मैं आपको यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ करवाने वाला हूँ। इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताने वाला हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके जितने भी पेपर होने वाले हैं उनके मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लास्ट में आपको सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो इसमें देखो, आपका जो पेपर आने वाला है वो 80 नंबर का 3 घंटे 15 मिनट का आएगा। स्टार्टिंग में आपका जो सेक्शन ए में जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इनमें आपको 4 में से आंसर देना है। तो देखो, इसमें मानव में फुफ्फुस, फेफड़े किस तंत्र का भाग है? फेफड़े जो होते हैं वो किस तंत्र का भाग होते हैं? श्वसन तंत्र का भाग होते हैं। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीन होता है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, कौन से वैज्ञानिक ने आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है? तो मेंडल को कहा जाता है। ये सबको पता होगा आपको। उसके बाद देखो, निम्न में से किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का किया जाता है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो इसमें देखो, CaSO4 हाफ H2O। देखो, इसमें आपके जो बेकिंग पाउडर है और जैसे मतलब खाने का सोडा, धोने का सोडा है ना, ये सारे सारे ब्लीचिंग पाउडर है ना, तो इन सारे के सूत्र आप याद कर लेना। इनमें से एक आपके ये 4-5 फॉर्मूले हैं, 4-5 में से एक आपका 100% एग्जाम में आने वाला है। तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, चारों पांचों को। उसके बाद देखो, निम्न में से उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो उत्कृष्ट गैस कौन सी है? हीलियम है ना। आगरकर 0 रन है ना, वो एक ट्रिक है। लास्ट वाली जो है ना, ये लास्ट वाली जो कॉलम है, तो इसमें सारी की सारी क्या होती है? उत्कृष्ट गैस होती है। उसके बाद देखो, अगला जो है, किस प्रकाशीय घटना के कारण पानी में रखी छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो कौन सी घटना है? वो है आपकी अपवर्तन के कारण। अपवर्तन में क्या होता है? पानी में रखी हुई कोई छड़ है, जैसे मतलब ये यहाँ पे है और यहाँ पे तक पानी है ना, तो ये आपको ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देगी, इस टाइप से थोड़ा सा कुछ, ठीक है ना। और अपवर्त परावर्तन में क्या होता है? प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाती है। उसके बाद देखो, अगला जो है, स्वस्थ नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किस पर बनता है? दृष्टि पटल, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। कई बार रेटिना शब्द आ जाता है, कई बार दृष्टि पटल। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दृष्टि पटल क्या है, रेटिना क्या है ना। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है शक्ति का, पावर, तो पावर का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आप देख सकते हो, कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है कार्य का। वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का या विभव का? विभवांतर का। उसके बाद देखो, ये एम्पियर है, एम्पियर किसका मात्रक होता है? धारा का होता है, ठीक है ना। चारों में से कोई भी आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होना। जूल होता है कार्य का, एम्पियर होता है धारा का, और वाट होता है शक्ति का, और वोल्ट होता है विभवांतर या विभव का। उसके बाद देखो, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो नवीकरणीय संसाधन है वो कौन सा है? अपना सौर ऊर्जा है। उसके बाद देखो, अगला जो है, ऐसे संसाधन जिनको हम दोबारा से तैयार कर सकते हैं या खत्म नहीं होने वाले, ठीक है ना। बाकी कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोल, तो ये सारे सारे खत्म होने वाली चीजें। उसके बाद देखो, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो आहार श्रृंखला का निर्माण देखो, इसमें देखो, घास, गेहूं और आम, बकरी, गाय, हाथी, और उसके बाद देखो, घास, बकरी और मानव, घास, मछली और बकरी। देखो, घास पर डिपेंड रहती है बकरी, और बकरी पे मानव डिपेंड रह सकता है, लेकिन घास गेहूं पे डिपेंड नहीं रहता, और गेहूं आम पर, ऐसे है ना, मतलब ऐसे देखने आपको जो एक दूसरे पे डिपेंड रहते हो। उसके बाद देखो, टिहरी बांध कहाँ है? तो टिहरी बांध गंगा नदी पर है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, इसमें देखो, खालिस्तान दी हुए हैं और इनकी पूर्ति आपको करनी है। तो कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं? तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद देखो, अगला जो है, या फिर इनको हम एल्केन भी बोल सकते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन और जो होते हैं ना, इनको क्या बोल सकते हैं? एल्केन बोल सकते हैं। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, इसमें परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है वो कौन सा है? तो वो 2n²। n यहाँ पे क्या है? कक्षा है, ठीक है ना। ये किसने दिया था? नील्स बोर ने दिया था। नील्स बोर ने बताया था कि अधिकतम कोई भी परमाणु की जो बाह्य कोश होती है उसमें अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते हम, मतलब 8 से कम ही अपने को भरने हैं, लास्ट जो कक्षा होती है,
ठीक है ना। उसके बाद देखो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो मतलब कोई भी दो तंत्रिका कोशिका होती है उनके मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, ए और बी के आपको नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे देखो CO2 प्लस 12H2 ये क्या बना दिया, C6H12 O6 और O2। देखो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, यहाँ पे ये आपके पास क्या बन रहा है, ग्लूकोज, जिसको हम पौधे भोजन के रूप में जो काम में लेते हैं ना, वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है ना। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, जल के अणु है, और ये किस किस की उपस्थिति में यहाँ अभिक्रिया करेंगे, जो यहाँ पे ग्लूकोज बन जाए और साथ में अपने लिए ऑक्सीजन बन जाए। तो यहाँ पे देखो ए के रूप में तो क्या आएगा, ए के रूप में आएगा अपना सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश के रूप में, सूर्य के प्रकाश में ये अपना प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, सूर्य का प्रकाश। और दूसरा क्या है आपके पास, क्लोरोफिल। ठीक है ना। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल दोनों की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है। यहाँ पे ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। वापस से बता दूं, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, उपरोक्त चिन्ह में प्रतीक चिन्ह अवयव के प्रयुक्त होता है। तो मतलब ये किसका चिन्ह है, देखो आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी वाला, तो इसके अंदर मतलब आपको ये 8-10 सिंबल दिए हुए हैं, 8-10 सिंबल हैं। तो इनको आप अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि इनमें से हर बार एक क्वेश्चन आता है। तो ये जो साइन होता है ये किसका होता है, सेल का, या फिर हम जिसको बैटरी बोल सकते हैं। ठीक है ना। क्या है ये, सेल, या फिर जिसको हम बैटरी बोलते हैं। उसके बाद देखो विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को खालिस्तान ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो ये जनित्र क्या करेगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपका, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया होती है कोई भी ठोस पदार्थ का बनना, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ बनता हो, ठोस पदार्थ बनता हो, वो क्या कहलाती है, अवक्षेपण अभिक्रिया। मतलब कोई भी द्रव विलयन है और द्रव विलयन से कोई भी ठोस पदार्थ बनता है, तो वो क्या कहलाती है, अवक्षेपण कहलाती है। उसके बाद देखो उदासीन विलयन की pH का मान लिखना है। देखो कोई भी विलयन हो, pH स्केल आपको अच्छी तरीके से याद करनी है, क्योंकि pH स्केल से हर बार क्वेश्चन बनता है। देखो यहाँ पे जैसे मतलब pH स्केल है, 0 से लेके 14 तक इसमें नंबर होते हैं, और यहाँ पे बीच में 7 होता है। तो 7 जो होता है ना, 7 ये उदासीन विलयन का होता है। ठीक है ना। उदासीन विलयन, या फिर अपने पास क्या है, रक्त, या फिर हम बोलते हैं कि शुद्ध वाटर, शुद्ध वाटर, शुद्ध जल जो होता है ना, शुद्ध वाटर या फिर शुद्ध जल जो है, इसका भी pH कितनी होती है, 7 होती है। अब देखो 0 से लेके 7 तक क्या होता है, आपका अम्ल होता है। ठीक है ना। और उसके बाद देखो क्या होता है, ये क्षार होता है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है pH स्केल का ना, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है, छोटे में भी आ सकता है। मिश्र धातु के कोई 2 उदाहरण देने हैं। तो मिश्र धातु में एक तो क्या हो गया आपका पीतल, और एक क्या हो गया, तांबा। कोई भी 2 लिख सकते हो जिसमें 2 धातुएं आपस में मिक्स हो। उसके बाद देखो अगला जो है, मेथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताना है। मेथेन क्या होता है, CH4 होता है। ठीक है ना। तो CH4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH, और यहाँ भी H और यहाँ भी H, CH4। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन बिंदु मतलब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखें तो देखो 2, और कार्बन 6 नंबर पे आता है ना, 2 और 4। तो यहाँ पे देखो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 और मतलब हाँ 4 हो गए है ना। तो देखो एक हाइड्रोजन ये वाला दे देगा, तो इसका हो गया है ना। और यहाँ पे ये हाइड्रोजन का है एक, और एक कार्बन का, और यहाँ पे देखो एक ये कार्बन का है और एक हाइड्रोजन का हो गया। ठीक है। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन और एक कार्बन का, मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा इसका। उसके बाद देखो मेंडेलीव की आवर्त सारणी में कोई एक कमी बतानी है। तो मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी थी, इसमें ये समस्थानिक जो भी थे, समस्थानिकों का स्थान फिक्स नहीं कर पाया था, समस्थानिकों का स्थान फिक्स नहीं कर पाया था। देखो एक तो होता है समस्थानिक, एक होता है समभारिक। क्या होता है, समभारिक। तो समस्थानिक वे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है। क्या होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक जिनका समान होता है, परमाणु भार अलग अलग होता है, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, परमाणु भार समान होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, समभारिक। मतलब जिनका परमाणु क्रमांक समान है, परमाणु भार अलग अलग है, वो समस्थानिक। जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग है, परमाणु भार सेम है, तो वो क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग
करता है। तो शरीर का जो संतुलन है वो कौन सा करता है? अनुमस्तिष्क। कई बार देखते हैं हम कोई भी शराब के नशे में है या किसी भी नशे में है तो वो क्या करता है? लड़खड़ाता है लेकिन एकदम सीधा खड़ा रहता है। तो ये क्या करता है? अनुमस्तिष्क है वो अपना बैलेंस बनाने का काम करता है। कोई भी लड़खड़ाएगा वापस सीधा हो जाएगा, लड़खड़ाएगा वापस सीधा हो जाएगा। तो ये कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन। तो लैंगिक हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। और मादा में कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन, है ना। ये तो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। और मादा में होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। दोनों में से कोई सा भी आ जाए। मादा में कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। और नर में कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद देखो अगला जो है, विद्युत परिपथ में वोल्ट मीटर का क्या कार्य है? तो वोल्ट मीटर क्या करता है? विभवांतर का मापन करता है। विभवांतर का मापन करता है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चित्र बनाने हैं। तो देखो कोई भी छड़ चुंबक जो होती है उसमें दो सिरे होते हैं। एक क्या होता है? एन होता है। और एक क्या होता है? एस होता है, नॉर्थ और साउथ। तो जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है वो एन से एस की तरफ होती है। एन से एस की तरफ होती है। उसके बाद देखो अगला जो है, जीवाश्म ईंधन के दो उदाहरण देने हैं। मतलब कोई ऐसे ईंधन, जीवाश्म ईंधन। तो देखो इसमें क्या हो गया? एक तो कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ठीक है ना। ये सारे के सारे क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन के उदाहरण होते हैं। उसके बाद देखो ओजोन परत का एक लाभ लिखना है। तो ओजोन परत क्या करती है? जो पराबैंगनी किरणें होती हैं हानिकारक, उनसे हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। उसके बाद देखो अगला जो है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है? तो ये किसकी दिशा को दर्शाता है? चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबकीय क्षेत्र। देखो ये दोनों वाम हस्त और दक्षिण हस्त नियम, ठीक है ना। इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इनमें छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। 100% हर बार एग्जाम में आता है। दोनों में से कोई सा भी एक आ जाता है। तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। उसके बाद देखो लोहे को जंग लगने से बचाने के दो तरीके बताने हैं। तो एक तो क्या है, हम उन पे पेंट कर सकते हैं या फिर ग्रीस लगा सकते हैं, ठीक है ना। ग्रीस लगा सकते हैं, पेंट लगा सकते हैं ना। उसके बाद देखो कार्बन के दो अपर रूप कौन कौन से होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है। इसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, मिसेल की संरचना। जो साबुन बनाने में जो मिसेल बनता है अपना, उसकी संरचना चित्र आपको बनाना है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या क्यों घटती है? अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम, कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, HCl, ठीक है ना। और ये क्या काम करता है? भोजन को पचाने का काम करता है। प्लेसेंटा कौन सी होती है? जो नवजात शिशु होता है उसको माँ से जोड़ने का जो काम करती है वो क्या होती है? प्लेसेंटा होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखो पुष्पीय अनुदैर्ध्य काट का चित्र बनाना है। उसके बाद देखो लेंस की क्षमता का सूत्र और मात्रक बताना है। लेंस की जो क्षमता का मात्रक होता है वो क्या होता है? डायऑप्टर होता है। डायऑप्टर, ठीक है ना। उसके बाद देखो किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो प्रतिरोध किन पे निर्भर करता है? एक तो एल पे, एक अनुप्रस्थ काट की क्षेत्रफल पे। देखो प्रतिरोध होता है आर समानुपाती क्या होता है? एल होता है। और आर व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के, ठीक है ना। एल का मतलब क्या हो गया? लेंथ। मतलब आर जब भी बढ़ेगा, लेंथ जब भी बढ़ेगी तार की, तो आर का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध का मान उतना ही बढ़ेगा। तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? जितना कम होगा प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। अगर इसका मान ज़्यादा है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? कम होगा। इसमें देखो उल्टा है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है? जैसे मान लो कि कोई भी वायर है, ये जो वायर है, मान लो कोई भी वायर है, ये इतनी इसकी मोटाई है, ठीक है ना। जैसे इतनी मोटाई है तो यहाँ पे जो ये काट जो है ना, ये काट जितना मोटा है तो इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। उसके बाद देखो अगला जो है, विद्युत परिपथ और साथियों में सामान्यतः उपयोग होने वाले दो सुरक्षा उपाय आपको लिखने। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखना है। मैंने बताया था ना, दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे दिए गए विद्युत परिपथ में
परिणामी प्रतिरोध कितना है। अब देखो ये दोनों क्या है, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2, ठीक है ना। यहाँ पे 2 ही प्रतिरोध है, 3 हो तो 3 लिख देंगे हम, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है ना। और समांतर क्रम में अगर पूछा हो तो 1/R इज इक्वल टू क्या होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस टाइप से, ठीक है ना। इनको आप देख लेना। यहाँ पे एक तो श्रेणी क्रम है और एक पार्श्व क्रम दिया होगा। समांतर क्रम की जगह आपको कई बार पार्श्व क्रम दे दिया जाता है, तो पार्श्व क्रम का मतलब होता है समांतर क्रम। उसके बाद देखो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत व अनवीकरणीय स्रोत की परिभाषा आपको लिखनी है। नवीकरणीय अभी बताया था मैंने, जैसे सौर ऊर्जा है जिनको हम भविष्य में काम में ले सकते हैं, कभी भी खत्म नहीं होने वाला है ना। और अनवीकरणीय जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है ना, तो ये धीरे धीरे लुप्त होने के कगार पे है। उसके बाद देखो वसायुक्त खाद्य पदार्थों का विकृत गंधिसा से बचाने का एक उपाय लिखना है। मतलब इसमें क्या करते हैं हम, तेल वगैरह है वो उसको ऊपर तक रखें हम, जितना भी है अपना उससे ऊपर रखें तो क्या होगा, वो खराब नहीं होगा। उसके बाद देखो CuO प्लस H2 में किस पदार्थ का अपचयन और किसका उपचयन हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद देखो मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम और कार्य लिखना है, इसकी कमी से होने वाले रोग लिखने। मानव में लिंग निर्धारण को समझाओ और इसका आरेख चित्र बनाना है। दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम आता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र और एक उपयोग लिखना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र और उपयोग लिखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बता दिए थे। इनमें से 100% क्वेश्चन आएगा आपका। अम्ल क्षार में कोई 2 अंतर आपको लिखने हैं। उसके बाद देखो निम्न को सुमेलित करना है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आंवला में कौन सा है, नेटल डंक में कौन सा है, इमली में कौन सा है। उसके बाद देखो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र और उपयोग लिखना है। उसके बाद देखो मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं, मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बताना है। उसके बाद देखो मानव में अपवन डायलिसिस से क्रिया को समझाना है। उसके बाद देखो अथवा में दिए हुए 2 में से आपको एक करना है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, इसमें मानव में भोजन का पाचन किसे कहते हैं और मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बताना है। भोजन के पाचन में लार का क्या कार्य है, ये बताना है आपको एक। उसके बाद देखो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरणित आरेख बनाओ जबकि वस्तु फोकस पर स्थित हो। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में 2 अंतर बताना है। देखो इसमें देखो फोकस पे होगा ना, तो मतलब बताना आपको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाओ जिसमें वस्तु फोकस पे हो। एक चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार स्टूडेंट्स के रहता है। जैसे मान लो कि कोई भी हो आपके पास, जैसे अवतल और उत्तल दर्पण दिए हुए हो, लेकिन आपको कंफ्यूज रहता है कि कौन सा अवतल है कौन सा उत्तल है। तो देखो मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि ये कौन सा दर्पण है आपका, उत्तल दर्पण है। एक ये कौन सा है, अवतल दर्पण है। अगर आपको ये सिंगल दे दे, जैसे मान लो मैंने ये सिंगल दे दिया और इसमें देखो यहाँ पे पॉलिश की हुई है अंदर की साइड, ठीक है ना, तो ये कौन सा दर्पण है। इसके लिए मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो कि अगर आप कहीं पे भी कंफ्यूज होते हो तो आपको इस तरह के ये दोनों डायग्राम है ये बनाने हैं और दोनों में अंदर की साइड पॉलिश कर देनी है, ठीक है ना, अंदर की साइड पॉलिश कर देनी है, ठीक है ना। अब देखो इनके 2 हिस्से कर लो, ठीक है ना, आधे इसको काट दिया आधा इसको काट दिया, है ना। अब देखो यहाँ पे अंदर की साइड इस साइड पॉलिश है तो कौन से में है, ये इसमें उत्तल में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इस तरह से मतलब अपना कंफ्यूजन है वो दूर करना है, कौन सा उत्तल है कौन सा अवतल है, मतलब 2 हिस्से कर लेना। लेकिन यही देखो जैसे मान लो यही आ गया आपके पास और इसमें बाहर की साइड पॉलिश की हुई है, तो ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं रहना आपको। उसके बाद देखो उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाना है और जबकि बिंब की स्थिति अनंत पर हो, ठीक है ना, अनंत पे होगी तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। उसके बाद देखो अगला जो है दर्पण और लेंस में 2 अंतर आपको लिखने हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, हाँ ये इस तरह से आपके देखो यहाँ तक 23 क्वेश्चन शायद हो गए होंगे कंप्लीट। हाँ 23 क्वेश्चन है वो हो चुके हैं। इनमें लगभग के मैंने आंसर थोड़े बहुत बता दिए हैं, छोटे वाले जो हैं वो मैंने पूरे बता दिए। फिर भी कोई क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उनका आपका समाधान कर दिया जाएगा। तो सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।